नहीं तो हमारी ये रिपोर्ट देखिए। विस्थापित हिंदुओं की दर्द भरी दास्तां। आपको नागरिकता मिल गई है? नहीं मिली है। छोटे छोटे बच्चे, मेरे पूरे फैमिली पीछे है। पाकिस्तान के जुल्म की कहानी। हाथ जोड़ के ये निवेदन करते हैं, कुछ ऐसे परिवार है जिनको आधा तोड़ के आधे उधर है आधे इधर है। हिंदुओं का दर्द सुन आप भी रो देंगे। कोई कानून लाए जो पीछे है वो आ सके। मैं पाकिस्तानी हिंदू हूँ, मेरा दर्द भी सुनो। ये शब्द पाकिस्तान से आए हिंदुओं के हैं। अपनी जान बचाकर भारत पहुंचे इन लोगों ने पाक में हुए जुल्म की दास्तां बताई तो सब हैरान रह गए। इनका दर्द सुनने आज हम भी पहुंचे। उन्होंने जो बताया उसे सुनकर आप रो देंगे। पाकिस्तान में इनके साथ जो जुल्म हुआ उसे आप भी सुनिए। हमें बिल्कुल नहीं मिली है, लेकिन हम 2014 में आए हुए और उम्मीद हमारे को बहुत है। जो भी नागरिकता सीए कानून है उसकी हमने नागरिकता का फार्म भरा। जो भी यहाँ पे संघ का जो ऑफिस है वहाँ पे हमने नागरिकता का फार्म पूरे 2014 का भरा हुआ है। अच्छा, डॉक्यूमेंट वर्क शुरू हो गया? हाँ, डॉक्यूमेंट बिल्कुल शुरू हो हो गया। आपको उम्मीद है कि बहुत ही उम्मीद है। और वो भी केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि ये जो 2014 का है इसको थोड़े पीछे ले आओ, या 2022 तक हमारे बहुत ही पीछे रह जाते हैं। वीरान बस्ती और टूटे फूटे घरों के साथ ही बन रहे नए घर भी विस्थापित हिंदुओं के ही हैं। इनकी अपनी भी एक अलग पीड़ा है। हालांकि इन्हें सीएए से बहुत उम्मीद है। कुछ लोगों को नागरिकता तो मिल गई, लेकिन कई लोगों को अभी नागरिकता मिलना बाकी है। तो बच्चा वगैरह हॉस्पिटल में बीमार हो जाता है, वो एडमिट नहीं करते हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं। वो तो मर जाए तो भले मर जाए, वो भी बहुत तकलीफ है। ये आधार कार्ड वाली सुविधा है, वो इनको करा देना तो इनको कुछ फायदा मिले। नागरिकता मिल गई उन्हें? नहीं मिली है। जी, मेरा एक मसला है, मेरे बच्चे बाल बच्चे सारे उधर रह गए। अच्छा। मैं अकेला आया हूँ, कमाने वाला कोई नहीं है पीछे। तो मोदी से अपील करता हूँ तो आपको नागरिकता मिल गई है? नहीं मिली है। छोटे छोटे बच्चे, मेरे पूरे फैमिली पीछे है। पाकिस्तान से अपनी इज्जत और जान बचाकर भारत आए इन लोगों को सरकार से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। कुछ लोगों का परिवार अभी भी पाकिस्तान में फंसा हुआ है। उन्हें उम्मीद है कि भारत सरकार उनकी मदद करेगी और जल्द ही वो लोग भी भारत आ जाएंगे। सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, हाथ जोड़ के ये निवेदन करते हैं कि इनके बच्चे जो सारे पीछे रह गए, एक इनको वीजा, कुछ ऐसे परिवार है जिनको आधा तोड़ के आधे उधर है आधे इधर है। अच्छा। ऐसा करे, कोई कानून लाए जो पीछे है वो आ सके। कमाने वाला कोई नहीं है पीछे, छोटे छोटे बच्चे हैं। हालांकि पाक में हिंदुओं पर जुल्म की कहानी खुद पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने भी बताई है। साल 2021 से 22 का ब्यौरा देते हुए कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई हैं। खास तौर से सिंध इलाके में हिंदू लड़कियों के अपहरण और धर्म परिवर्तन कराने का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट में जुलाई 2021 से जून 2022 तक के हालात बताए गए हैं। जब परिस्थिति ऐसी हो तो क्या पाक में रहा जा सकता है? ऐसे में अपनी जान बचाकर ये लोग भारत में आ रहे हैं। विस्थापित यहाँ पर आए हैं, हमें मूलभूत सुविधाएं मिलना शुरू हो। कैमरामैन अनिल के साथ मनुराज सक्सेना, जैसलमेर। क्राइम की दुनिया में छोटा राजन का नाम कौन नहीं जानता। अपराध जगत में उसके काले कारनामों से हर कोई वाकिफ है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि मुंबई की बस्ती में पला बड़ा लड़का कैसे एक टिकट ब्लैक करने से लेकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का साथी बन गया और फिर उसी से दुश्मनी मोल लेकर खुद को देशभक्त डॉन बुलाने लगा। देखिए रिपोर्ट। इस तस्वीर से आप अनजान नहीं होंगे।
इसके खौफ की कई दास्तां आपने सुनी होगी। इसके आतंक की कई कहानियों को अखबारों की सुर्खियों में पढ़ा होगा। छोटा राजन कभी मुंबई में आतंक का दूसरा नाम होता था। 80 के दशक में मुंबई पुलिस की नाक में दम करने वाले छोटा राजन पर दाऊद इब्राहिम को आंख बंद करके भरोसा था। क्राइम की दुनिया में दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हर दिन आगे बढ़ रहे थे। भारत से लेकर दुबई तक दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे। इनका एक कॉल किसी के भी पसीने छुड़ा देता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई? आपको दोस्त से दुश्मन बने छोटा राजन और दाऊद की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा राजन के बारे में जान लीजिए। छोटा राजन का असली नाम राजेंद्र सदाशिव निखलजे है। मुंबई के चेंबूर की एक बस्ती में छोटा राजन का जन्म हुआ था। महज 10 साल की उम्र में छोटा राजन ने अपराध का दामन थाम लिया। पहले फिल्मों की ब्लैक में टिकट बेची, उससे खर्चा नहीं चला तो राजन गैंग को ज्वाइन कर लिया। राजन नायर को लोग बड़ा राजन कहते थे। राजन नायर का दाहिना हाथ होने के नाते इसका नाम छोटा राजन पड़ गया और बड़ा राजन की मौत के बाद सदाशिव ने गैंग को संभाल लिया और मुंबई में वो दाऊद के करीब आया और फिर दाऊद के साथ काम करने लगा। छोटा राजन की डेयरिंग का दाऊद बेहद कायल था। वो इसीलिए कि जब बड़ा राजन की हत्या का अब्दुल कुंजू पर इल्जाम लगा तो छोटा राजन ने उसे मारने की कसम खा ली, लेकिन कुंजू ने पहले ही सरेंडर कर दिया। कुंजू को मेडिकल के लिए ले जाते वक्त अस्पताल में पुलिस की मौजूदगी में छोटा राजन ने कुंजू पर हमला कर दिया। हमले में कुंजू तो बच गया, लेकिन दाऊद की नजरों में छोटा राजन की इज्जत बढ़ गई। दाऊद इब्राहिम से छोटा राजन के रिश्ते मजबूत हो गए और अब दोनों एक साथ मिलकर मुंबई में वसूली, हत्या, तस्करी और फिल्म फाइनेंस का काम करने लगे। दोनों की दोस्ती परवान चढ़ रही थी। क्राइम की दुनिया में दोनों लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन ये दोस्ती किसी को अखरने लगी थी। दावा किया जाता है कि छोटा राजन और दाऊद की दोस्ती में अगर किसी ने आग लगाई तो वो था छोटा शकील। कैसे, वो सुनिए। दाऊद और छोटा राजन एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, लेकिन छोटा शकील को ये दोस्ती खटकने लगी। छोटा शकील ने राजन के खिलाफ दाऊद के कान भरना शुरू कर दिए। धीरे धीरे छोटा राजन और दाऊद के रिश्तों में दरार आई। 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट में दाऊद का जब नाम आया तो राजन ने नाराजगी जताते हुए दाऊद से हर रिश्ते को खत्म कर लिया। ब्लास्ट के बाद दाऊद और राजन ने भारत छोड़ दिया। अब आए दिन दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करते रहते हैं। दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन पर कई बार जानलेवा हमला किया। बैंकॉक से लेकर तिहाड़ जेल तक हमलावर भेजे गए, लेकिन ये प्लान हर बार फेल होता गया और राजन और दाऊद के बीच दुश्मनी बढ़ती चली गई। तो एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि वो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन दूसरी तरफ उसने इजराइल को $100 करोड़ के हथियार भेजने का वादा कर दिया है। अब जब से ये बात ईरान को पता चली है, उसके तेवर और आक्रामक हो गई हैं। सवाल है कि अगर युद्ध हुआ तो क्या ईरान को इजराइल के साथ अमेरिका से भी लड़ना होगा, क्योंकि अमेरिका कई बार ये कह चुका है कि वो इजराइल की हिफाजत के लिए मुस्तैदी से खड़ा है। नेतन्याहू को बाइडेन का फुल सपोर्ट। ईरान के खिलाफ अमेरिका का नया हथियार। तेल अवीव आ रहा है $100 करोड़ का हथियार। अमेरिका अमन चाहता है या वार?
ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि ना तो दुनिया के नक्शे पर क्षेत्रफल के हिसाब से न आबादी के हिसाब से इजरायल ईरान के सामने टिकता है। यहां तक कि पुतिन और शी जिनपिंग के समर्थन के बाद ईरान इजरायल से ताकत में भी बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। फिर इजरायल के पास क्या है जिसके दम पर वो ईरान फतह करने की मंशा संजो रहा है? इसे समझने के लिए आपको अमेरिका की वो नई खेप देखनी होगी जिस पर बाइडेन ने मुहर लगा दी है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन एक नए हथियार सौदे की शुरुआत पर विचार कर रहा है जिसके तहत इजरायल को $100 करोड़ से अधिक के हथियार बेचे जाएंगे। नया सौदा उस सहायता सौदे के अतिरिक्त है जिसमें इजरायल के लिए $26 अरब का सौदा शामिल है, जिस पर वर्तमान में कांग्रेस में बहस चल रही है। इस सौदे में $700 मिलियन के टैंक, गोला बारूद, $500 मिलियन के सैन्य वाहन और $100 मिलियन के मोर्टार राउंड शामिल हैं। He strongly supports this package to reinforce Israel and Ukraine, and let's not forget the humanitarian aid that's needed for the Palestinian people in Haiti, in Sudan. This is important humanitarian aid. Let's not forget the security in Indo-Pacific. So this is what this package is going to do. The president strongly supports that. अमेरिका ने अभी 2 दिन पहले ही ऐलान किया था कि इजरायल अगर ईरान के खिलाफ बदले की कार्रवाई करता है तो उसका साथ नहीं देगा। यहां तक कि बेंजामिन नेतन्याहू को जो बाइडेन ने साफ लहजे में कहा था कि इजरायल को संयम बरतना होगा। और उसके बाद अमेरिका में इस बात की बहस चल रही है कि ऐसे हालात में इजरायल को मदद की दरकार है और उसे हथियार पहुंचाए जाने चाहिए। अमेरिका के इजरायल को इस शह की कीमत क्या होगी, इसे समझना बहुत जरूरी है। 1916 किलोमीटर ये तेल अवीव से तेहरान की दूरी है। 9437 किलोमीटर ये तेल अवीव से अमेरिका की दूरी है। 3686 किलोमीटर ये तेल अवीव से मॉस्को की दूरी है। ये दूरियां मैप पर दिखाने का अर्थ ये है कि ईरान इजरायल युद्ध भड़का तो उसकी जद में दुनिया का कितना प्रतिशत हिस्सा आएगा। यही नहीं, अमेरिका के अलावा फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, इटली है, जो इजरायल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इन देशों के साथ रहते हुए कहा जा सकता है कि ईरान चाहे जितनी ताकत जुटा ले, इजरायल के खिलाफ उसके हमले नाकाम होने की पूरी संभावना होगी। लेकिन यहाँ इजरायल को मिल रही यूरोपीय देशों से मदद की चर्चा नहीं, चर्चा अमेरिका से मिल रही मदद की, जिसके दम पर इजरायल खड़ा है। ईरान से 2-2 हाथ करने के लिए अभी ही नहीं, अमेरिका इजरायल का ऑल वेदर फ्रेंड रहा है। अमेरिका ने बीते कुछ सालों में इजरायल को दुनिया की सबसे उन्नत मिलिट्री में से एक बनाने में पूरी मदद की है। अमेरिकी फंड की मदद से इजरायल अमेरिका से सैन्य साजो सामान की खरीद फरोख्त करता है। अमेरिका ज्यादा से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइल दे रहा है ताकि इजरायल को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की कमी ना पड़े। एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लगभग $40,000